हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसमें आप देखोगे 2026 में जो अ, ईरान युद्ध और इस्लामाबाद एमओयू ये क्या है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने ईरान पे अटैक किया, तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है 2026 का ईरान युद्ध। और आपको पता है कि इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो देखो पहले। यहाँ पर आप देखोगे जो हार्मुज जल डमरू मध्य, जो हार्मुज स्टेट है, ये बंद कर दी गई थी ईरान के द्वारा, इसको क्लोज़ कर दिया गया था। ठीक है। और हार्मुज स्टेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। तो हार्मुज स्टेट जो है कौन कौन सी खाड़ी को जोड़ता है ये हार्मुज स्टेट, तो कोई मुझे बताएगा? पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ हाँ, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी दोनों को जोड़ता है हार्मुज स्टेट, हार्मुज जल संधि। ठीक है, तो हार्मुज स्टेट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वैश्विक ऊर्जा संकट और अभूतपूर्व आर्थिक उथल पुथल, इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, और जो है ऊर्जा संकट बहुत ज़्यादा हो गया था, आपको पता ही है। भीषण नागरिक त्रासदियों का भी इसने जन्म दिया। और ये क्या है? इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन। एक्चुअल में दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। किस किस के बीच में? अमेरिका के बीच में। यहाँ देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के पेरिस के निकट वर्साई के महल में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने तेहरान से दूरस्थ डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। तो कहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर, ये पेरिस के निकट एक ऐतिहासिक वर्साई महल है, यहाँ पे एक डिजिटल हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के बीच में। अमेरिका और कुल मिलाकर दोनों के बीच समझौता हुआ है, अमेरिका ईरान के बीच में। और यहाँ पे देखो, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इन्होंने इस दस्तावेज पर मध्यस्थ के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। मध्यस्थता किसने निभाई है यहाँ पे? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने। इसीलिए इसको बोला गया क्या, इस्लामाबाद एमओयू। और इस एमओयू में कई सारे पॉइंट हैं, जिसमें ये 14 बिंदु है। इन 14 बिंदुओं पर समझौता करने की बात हुई है। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 14 बिंदु, और याद करने की आवश्यकता भी नहीं है ये सारे 14 बिंदु। ठीक है, देखना चाहो तो देख सकते हो एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, कि लेबनान सहित सभी मोर्चे पर सैन्य अभियानों और युद्ध को तत्काल और स्थायी समाप्ति, दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूर्ण तरीके से सम्मान करेंगे। ठीक है, आंतरिक मामले में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर हैं। ठीक, यहाँ देखो, 22 जून 22 जून 2026 को 22 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में वार्ता का प्रथम चरण स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक में हुआ। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना आप लोग, कि दोनों के बीच में समझौता हुआ है अमेरिका ईरान के बीच में, तो पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में वार्ता का प्रथम चरण जो हुआ है वो स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक में हुआ है। ठीक है, अब घटनाक्रम क्या है ये देखो। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था एपिक फ्यूरी। और इजराइल तो पता ही है, इजराइल और अमेरिका दोस्त दोस्त, तो इजराइल ने भी चलाया कौन सा? ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। ठीक है, दोनों ने चलाए हैं ऑपरेशन, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। ईरान पर अटैक करने के लिए ऑपरेशन चलाए हैं। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। ठीक है, और इसी के जवाब में ईरान ने जवाब दिया।
तो ईरान ने चलाया कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ट्रू प्रॉमिस 4 चलाया है। और ईरान का सपोर्ट किसने दिया, ईरान का साथ किसने दिया है? तो यहाँ देखो, ईरान ईरान के तहत इजराइल और खाड़ी सहयोग परिषद के 6 सदस्य बहरीन, कुवैत, यूएई, कतर, सऊदी अरब, ओमान और जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। तो ईरान का साथ इन खाड़ी देशों ने दिया है, ये खाड़ी सहयोग परिषद ने दिया है। ठीक है, जिसमें ये देखो सब बहरीन है, कुवैत है, ये मैंने यहाँ लिखा है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है और जॉर्डन है, इन्होंने सपोर्ट किया है। आगे बढ़ो, यहाँ देखो, अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो से हिंद महासागर में श्रीलंका के निकट एक ईरानी युद्धपोत है आयरिस देना को डुबो दिया। ठीक है, और भारी हमलों और शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरीके से ध्वस्त हुई, और जिसके कारण उसकी जो मोज़ेक डिफेंस है पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई, जिसका कारण है मोज़ेक डिफेंस। मोज़ेक डिफेंस क्या होता है? मोज़ेक डिफेंस ये होता है कि सेंटर में अगर सेंटर जो है कमज़ोर पड़ जाता है, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ जाती है, तो निचले स्तर पर जो एक तरीके से आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन, निचले स्तर पर जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, राज्य स्तर पर जो शक्तियाँ हैं, वो मोर्चा संभाल लेते हैं। ठीक है, तो मोज़ेक डिफेंस प्रणाली थी, इसी वजह से जो है कंटिन्यू युद्ध बना रहा, जारी रहा। ये केंद्रीय रक्षा नीति है, जिसमें प्रांतीय कमानें स्वतंत्र रूप से लड़ाई जारी रख सकती हैं। ठीक है, अगर सेंटर कमज़ोर हो जाए तो फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन के तहत जो प्रांतीय जो कमान है वो स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ सकती हैं। ये होता है मोज़ेक डिफेंस। यहाँ देखो क्या क्या नुकसान हुआ है। तो युद्ध में यूनेस्को विरासत स्थल जैसे गोलिस्तान पैलेस और चेहल सोतून को नुकसान पहुंचा है। तेहरान का प्रमुख एक यहूदी धर्मस्थल है रफ़ीनिया सिनेगाग, ये भी नष्ट हो गया है। ठीक है, तो यूनेस्को की जो विरासत स्थल है इनको याद रख सकते हो आप लोग। गोलिस्तान पैलेस कहाँ पर है, ठीक है, या चेहल सोतून ये कहाँ पर है, तो ये पूछा जा सकता है। और ये तो पता ही आपको, हार्मुज स्ट्रेट जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, जिसकी वजह से बंद होने से जो विभिन्न जहाज़ जो हैं उनका आवाजाही जो है बंद कर दी गई थी। ठीक है, और इसके आगे आप चलोगे तो यमन के हूती विद्रोहियों ने हार्मुज संकट के साथ साथ वैश्विक व्यापार के एक और प्रमुख जो चेक पॉइंट है, ये बाबल मंदाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबल मंदाब जल संधि। ठीक है, तो मुझे बताओ कि बाबल मंदाब जल संधि से जैसे ही आप एंटर करोगे, अरब सागर से जैसे एंटर करते हैं बाबल मंदाब से एक आपको जो है एक खाड़ी मिलती है, कौन सी? अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी नहीं है। अच्छा, बाबल मंदाब से एंटर करोगे कहाँ पहुँचते हैं? गल्फ ऑफ एडन। एडन। ठीक है, एडन, गल्फ ऑफ एडन में पहुँचते हैं। ठीक है, एक बार एशिया का मैप देखना आप लोग, इसको तब समझ में आएगा ये बाबल मंदाब। यहाँ पे आओ, देखो हार्मुज और बाबल मंदाब जलडमरू मध्य स्टेट के बारे में दे रखा है कि हार्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को क्या करती है? जोड़ती है, कनेक्ट करती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आगे अरब सागर से जोड़ने वाला ये अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक और आर्थिक महत्वपूर्ण मार्ग है, ये समुद्री मार्ग है जो ईरान और ओमान के बीच में पड़ता है। ठीक है, हार्मुज जल संधि जो है ये ईरान ओमान के बीच पड़ती है। ठीक है, वहीं अगर बाबल मंदाब स्टेट की बात करें तो लाल सागर को एडन की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ने वाला यह अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक समुद्री मार्ग है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी हैं बस। और यहाँ देखो, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल और लगभग 60% एलपीजी आयात करता है।
ठीक है। और जिसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है भारत द्वारा आयातित कच्चे तेल का लगभग 30% और एलपीजी का लगभग 90% हार्मज मार्ग से ही आता है। तभी तो काफ़ी ज़्यादा एलपीजी क्राइसिस हो गए थे, जो है आपको गैस नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ देखो 11 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद के सेरेना होटल में अमेरिका और ईरान के बीच दशकों की सबसे उच्च स्तरीय प्रत्यक्ष वार्ता शुरू हुई। हालांकि वार्ता 21 घंटे चली, वार्ता बिना किसी समझौते के विफल हो गई, ठीक है। क्योंकि अमेरिका की डिमांड थी, अमेरिका की कुछ डिमांडें थी, जैसे ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से छोड़े, यूरेनियम इकट्ठा करना पूरी तरीके से छोड़े, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि जो ईरान है परमाणु संपन्न बने, ठीक है। और यहाँ देखो हार्मुज को पूरी तरीके से मुक्त करे, जो हार्मुज पे उसने बैन लगा रखा है, उस तरीके से कुछ बातें यहाँ पर हैं जो अमेरिका की मांगे हैं, ठीक है। यहाँ देखो अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने लेबनान में ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस इटर्नल डार्कनेस शुरू किया था, ठीक है। इटर्नल डार्कनेस किसने शुरू किया है? इजराइल ने। कहाँ पर? लेबनान में, ठीक है। जिसके तहत हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटरों को निशाना बनाया गया और इस युद्ध का सबसे बड़ा हमला था और 357 लोग से अधिक मारे गए थे यहाँ पे। तो ये ऑपरेशन याद रखना किसने चलाया है, कहाँ चलाया है। अमेरिका ने भी चलाया है, इजराइल ने भी चलाया है। यहाँ इजराइल ने यहाँ लेबनान के ख़िलाफ़ चलाया है ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो 4 मई 2026 को अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। अब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि ये चाह रहे थे कि जो हार्मुज स्ट्रेट जो बंद कर रखा है ईरान ने, उसको ओपन करा दें। तो जिसके तहत हार्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा देने के कारण लिया गया था। अगले दिन ही ऑपरेशन को रोक दिया गया, क्योंकि वार्तालाप हो रही थी दोनों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में। तो इनको लगा कि थोड़ा जो बातचीत है वो हो सकता है आगे बढ़े, इसी वजह से इसको रोक दिया गया था, ठीक है। हार्मुज में एक व्यापारिक जहाज़ पर अमेरिकी मिसाइल हमले में 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु भी हो गई थी। यहाँ पे 3 भारतीय नाविक की मृत्यु हुई थी। अमेरिका ने अटैक किया तो अमेरिकी मिसाइल से ये 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु हुई, जिस पर भारत सरकार ने जो है कड़ा रुख लिया यहाँ पे और अमेरिकी दूतावास प्रभारी को बुलाकर रोष प्रकट किया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट थी इस दोनों के बीच में, ठीक है। इस कंटेंट में जो ये बातें इंपॉर्टेंट थी वो यही थी। फिर हालांकि बातचीत देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच में 14 बिंदुओं का अंतरिम समझौता हस्ताक्षरित हुआ है और युद्ध विराम को 60 दिन के लिए बढ़ाया गया। ये अंतिम शांति संधि नहीं है, परमाणु और क्षेत्रीय प्रश्नों पर आगे वार्ता होनी है, अभी बातचीत है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 38वां संस्करण जारी किया गया। कौन से नंबर का? 38वां संस्करण जारी किया गया। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर लगभग 70 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी गई है, 70 अर्थव्यवस्थाओं को, जिसमें से टॉप पर कौन है? सिंगापुर पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे हांगकांग आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। तो 3 या 4 याद रख लो। चौथे नंबर पर ताइवान है, तो 3 याद रख लो, सिंगापुर है, हांगकांग है, स्विट्जरलैंड है, जो कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप 3 है। ये बात करते हैं निचले पायदान पे कौन है, तो निचले पायदान पे आता है वेनेजुएला, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी कंट्री है वेनेजुएला। और भारत कौन से नंबर पे? तो भारत 44वें नंबर पे आता है। अगर पिछली रैंक भारत की देखें तो भारत पिछले 41वें नंबर पे था, ठीक है। तो मुझे बताओ कि भारत के रैंक में सुधार हुआ है या भारत की रैंक और ख़राब हुई है?
क्या लगता है क्या हुआ है? खराब हुआ। भारत की रैंक खराब हुई है ना? भारत पहले पहले जो था 41 पे था, अब 44 पे पहुंच गया, तो भारत की रैंक खराब हो गई है। नेक्स्ट देखो, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026। विश्व के 120 देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और संक्रमण तत्परता के आधार पर ये जारी की गई है रैंक। इसमें विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। किसने जारी करी है? तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी करी है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे आता है स्वीडन, सेकंड नंबर पे आता है फिनलैंड, तीसरे नंबर पे आता है डेनमार्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इस सूचकांक में डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो सबसे निचले पायदान पे है, ठीक है। और डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है कौन से नंबर पे? देखो 120 नंबर पे है, सबसे निचले पायदान पे। कौन सा, कहाँ पड़ता है ये? डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो किस कंटिनेंट में है ये? अफ्रीका। हाँ, तो ये अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें पड़ता है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, सबसे निचले पायदान पर है। और भारत की बात करें तो भारत 120 देशों में भारत जो है 70वें नंबर पे आता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत जो है वो 70 नंबर पे आता है, ठीक है। और पिछली रिपोर्ट की बात करें तो पिछले वर्ष जो है भारत 71 नंबर पे था, ठीक है, 71 नंबर पे यहाँ पे था। तो अब भारत जो है वो 70 नंबर पे है। कह सकते हैं कि एक एक नंबर का सुधार हुआ है यहाँ पे। और वैसे देखा जाए तो देश भी तो बढ़ गए हैं, यहाँ 120 देश थे, यहाँ 118 देशों में 71 नंबर पे था, ठीक। नेक्स्ट देखो, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब ये क्या है? ये रैंकिंग जो है ये दिखाती है कि कौन सा संस्थान, कौन सा जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। यहाँ देखो, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी तरह का सबसे व्यापक रैंकिंग है जो विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों पर प्रकाश डालती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी की गई और ये 23वां संस्करण है, 23वें नंबर का। और इस 23वें संस्करण में आप देखोगे जो MIT है, MIT पहले नंबर पे है, लगातार 15वें वर्ष से कंटिन्यू जो है शीर्ष पर रहा है MIT। कहाँ का संस्थान है ये? अमेरिका का। यहाँ देखो, MIT पहले नंबर पे आता है अमेरिका, इंपीरियल कॉलेज लंदन UK का, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA का, ठीक है। तो तीन आप यहाँ पे याद रख सकते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और भारत की बात करें तो भारत का कौन सा विश्वविद्यालय या भारत का कौन सा हायर एजुकेशन संस्थान जो IIT दिल्ली है, ये इस रैंकिंग में 118वें नंबर पे है। भारत का शीर्ष संस्थान है IIT दिल्ली, 118वें नंबर पे, ठीक है। 134 नंबर पे IIT बॉम्बे है, ठीक है। अब बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री की रिपोर्ट 2026 जो ये दिखाती है कि किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं या कौन सा देश सबसे ज़्यादा सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, इसने 8 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसका 57वां संस्करण है, 57वें नंबर का, ठीक है। जो वैश्विक सुरक्षा और शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है ये रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि वैश्विक सैन्य व्यय 2.9% बढ़कर लगभग 2,887 बिलियन अरब डॉलर हो गया है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। और यह रिपोर्ट ये बताती है कि लगातार 11वां वर्ष है जब वैश्विक सैन्य व्यय में वृद्धि हुई है।
शीर्ष सैन्य व्यय वाले देश की बात करें तो अमेरिका टॉप पर है, चाइना जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है रशिया, चौथे नंबर पे आता है जर्मनी और पाँचवें नंबर पे भारत आता है। अगर हम सैन्य व्यय के मामले में बात करें तो सैन्य व्यय के मामले में भारत का नंबर कौन सा है, तो भारत का नंबर आता है सैन्य व्यय के मामले में पाँचवा, कि सबसे ज़्यादा सेना पे खर्च करने वाला जो देश है वो अमेरिका है, फिर सेकंड पे चाइना, तीसरे नंबर पे रशिया, चौथे पे जो है जर्मनी। ठीक है, भारत पाँचवें पे आता है। और विश्व जीडीपी में सैन्य व्यय का हिस्सा लगभग कितना है, 2.5%। ठीक है, भारत का सैन्य व्यय 8.9% से बढ़कर जो है 92.1 बिलियन डॉलर हो गया है। विश्व में पाँचवा स्थान भारत का है। ठीक है, यहाँ देखो परमाणु हथियारों की बात करें तो परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में दुनिया के 9 जो परमाणु संपन्न देश हैं उनके पास कुल मिलाकर 12,187 परमाणु हथियार थे। ये 2026 तक की बात कर रहे हैं, जनवरी 2026 तक दुनिया के पास। और जनवरी 2026 में कुल परमाणु हथियारों की संख्या के संदर्भ में बात करें तो सबसे नंबर 1 पर जो है वो रशिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है, सेकंड नंबर पे अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पे आता है चाइना और चौथे पे आता है फ्रांस। ठीक है, तो ये 3-4 याद रख लो, रशिया है, अमेरिका है, चाइना और फ्रांस है। भारत की बात करें तो भारत जो है वो संख्या के मामले में छठवें नंबर पे आता है ब्रिटेन के बाद। ठीक है, पहले अमेरिका के पास ज़्यादा थे परमाणु हथियार, लेकिन अब इंडिया के पास ज़्यादा है 190। अमेरिका के पास जितने पहले थे उतने ही हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखो यहाँ लिखा है 26 में 190 इंडिया ने कर लिए हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान का जो परमाणु भंडार है वो 170 पर स्थिर है, 170 से ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2026। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो विश्व में शांति के स्तर को मापने वाला प्रमुख वार्षिक सूचकांक है और ये ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक है एक, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP। जारी कौन करता है, वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक थिंक टैंक है जो ये रिपोर्ट जारी करता है। और किन आधारों पर, ये 23 मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतकों के आधार पर। ठीक है, कुल मिलाकर इन्होंने 163 देश और क्षेत्र लिए हैं, क्षेत्र शामिल हैं इसमें। ठीक है, लगभग ये इनकी जो 20वां वार्षिक वैश्विक सूचकांक है, 20वें नंबर का 20वां वार्षिक वैश्विक सूचकांक है, जो कि इन्होंने 9 जून 2026 को जारी किया है। ठीक है, और यह सूचकांक बताता है कि सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है लगातार आइसलैंड। कौन से वर्ष, 12वें वर्ष, लगातार 12वें वर्ष जो है ये आइसलैंड टॉप पर बना हुआ है। नहीं, 19वें वर्ष है, 12 में नहीं। ये गिरावट दर्ज की है उन्होंने 12वें वर्ष लगातार, यहाँ पर 19वें वर्ष में निरंतर। ठीक है, 19वें वर्षों में निरंतर प्रथम स्थान पर बना हुआ है, ये याद रखना। 2008 से 19 वर्षों से निरंतर प्रथम स्थान पर बना हुआ है कौन, आइसलैंड। ठीक है, इसके अलावा शीर्ष 5 शांतिपूर्ण देशों में बात करें तो न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और स्लोवेनिया। ठीक है, याद रहेगा, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और स्लोवेनिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि लास्ट पर कौन है। तो लास्ट पर आपको रशिया देखने को मिलेगा। इसका कारण ये है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से जो है रशिया लास्ट पे पहुंच गया है। अभी भी रशिया लास्ट पर ही है। ठीक है, और रशिया के बाद अगर लास्ट पे बात करें तो रशिया से ये सूडान है। ठीक है, सूडान देखो, सूडान रशिया 163 नंबर पे है और सूडान जो है 162 नंबर पे है। ठीक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो भारत को 127वें स्थान पर है भारत, 127 नंबर पे है भारत। और क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो पश्चिमी एवं मध्य यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है।
पश्चिमी और मध्य यूरोप। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्षेत्र पूछ ले तब भी आप बता लोगे, और देश पूछे तब भी आप बताओगे। और एशिया प्रशांत क्षेत्र विश्व का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है, एशिया प्रशांत क्षेत्र। ठीक है, ये दूसरा है। पहले नंबर पे आपका पश्चिमी मध्य यूरोप विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र है, और सेकंड नंबर पे आता है एशिया प्रशांत क्षेत्र दूसरे नंबर पे। इसके विपरीत अगर बात करें तो अशांत क्षेत्र की, तो मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, मीना करके याद रख लो, MENA, मीना। ठीक है, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, ये अशांत अशांत क्षेत्र बना हुआ है। और दक्षिण एशिया विश्व का दूसरा सबसे अशांत क्षेत्र है। दूसरा, पहला सबसे अशांत क्षेत्र है मीना, MENA ऐसे बना लो याद करने के लिए, और दूसरा है दक्षिण एशिया। ठीक है, जिसके शांति स्तर में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में सर्वाधिक सुधारकर्ता देश पोलैंड है। पोलैंड सर्वाधिक सुधारकर्ता देश। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य। आपको पता है कि यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर हैं। उन 15 मेंबर में 5 तो हैं स्थायी और 10 हैं अस्थायी। इन 10 अस्थायियों का जो अस्थायी मेंबर हैं, ये हर 2 साल में 2 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इसमें 2 साल की अवधि के लिए आते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है कि देखो, चाइना स्थायी मेंबर कौन कौन है? चाइना है, और फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम यूके है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये 5 हैं जो कि स्थायी मेंबर हैं। और जो 10 अस्थायी हैं वो क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आगे जो नए अस्थायी तौर पर सदस्यों का चुनाव हुआ है वो ये है। ऑस्ट्रिया, आपको पता है ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। किर्गिस्तान, ये कहाँ पड़ता है? ये एशिया में, मध्य एशियाई कंट्री है किर्गिस्तान। पुर्तगाल यूरोपीय कंट्री है। त्रिनाद और टोबैगो, ये आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो वहाँ आपको त्रिनाद और टोबैगो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र के दौरान जो है इन 4 हैं टोटल। ठीक है, इन 4 जो नए मेंबर्स हैं इनको अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, इन 4 मेंबर्स को। ठीक है, इनको याद रखना। और किसी भी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए महासभा के 193 सदस्य देशों में से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत का समर्थन जो है प्राप्त होना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये याद रखना कैसे चुने जाते हैं। कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत प्राप्त करना, समर्थन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट 2026 डोनर इनसाइट्स। कुल मिलाकर ये उदार देश कौन, सबसे ज़्यादा उदार देश कौन सा है, दानी देश कौन सा है, इस तरीके से ये रिपोर्ट है। तो वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट डोनर इनसाइट्स तो 3 जून 2026 को चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट ये जारी की गई है। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट, ठीक है, चैरिटीज एंड फाउंडेशन द्वारा। यहाँ देखो 105 देशों और क्षेत्रों में उदारता का आकलन वर्ष 2025 के आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में देखो नाइजीरिया विश्व का सबसे उदार देश है। ठीक है, जहां वर्ष 2025 में लोगों ने अपनी व्यक्तिगत आय का लगभग 2.8% दान दे दिया, अपनी व्यक्तिगत आय का। तो नाइजीरिया के लोग सबसे उदार यहाँ पर दिखाए गए हैं इस रिपोर्ट में। उसके बाद दान की गई व्यक्तिगत आय के औसतन प्रतिशत के संदर्भ में घाना सेकंड नंबर पे, मिस्र तीसरे नंबर पे, केन्या चौथे नंबर पे। भारत का नंबर कौन सा है? तो भारत 5वें नंबर पे आ रहा है यहाँ। ठीक है, पाकिस्तान को इसमें 7वें स्थान प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर विश्व के 10 सबसे उदार देशों में 8 अफ्रीकी देश हैं।
भारत याद रखना 7वें नंबर पे है। भारत संयुक्त 7वें स्थान पर था, जबकि भारत संयुक्त 7वें स्थान पर था। ये पिछली की बात कर रहे हैं आई थिंक। क्या 101 देशों में नाइजीरिया को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, और जबकि भारत को संयुक्त रूप से संयुक्त 7वें स्थान पर था। तो यहाँ 5वें नंबर पर दिखा रहा, 5वें नंबर याद रखो, ठीक है। भारत 5वें नंबर पे है। रुको, 2 3 4 और 5, ये व्यक्तिगत उसका है, इसकी बात कर रहे हैं कि अगर दान दी गई व्यक्तिगत आय के औसतन प्रतिशत के मामले में भारत यहाँ 5वें नंबर पर है, ठीक है। तो फिर ठीक है, ये फिर ये 7वें नंबर पर ही आता है, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें 7वें नंबर पर स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ पे। अगला देखो, UNGA का जलवायु परिवर्तन प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रों के दायित्वों की पुष्टि करने वाला एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, और जलवायु प्रणाली, पर्यावरण की रक्षा करना देशों को कानूनी दायित्व ये बोला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। यहाँ पे यह प्रस्ताव प्रशांत द्वीप राष्ट्र वनुआतू, कहाँ पड़ता है वनुआतू? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखोगे वहीं मिलेगा आपको। ये सब द्वीपीय देश हैं, और ये डिमांड कर रहे हैं कि किसी तरीके से जलवायु परिवर्तन पर कोई प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन ज़्यादा होता है तो फिर ये द्वीपीय देश डूबने के कगार पे आ जाएंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील अन्य छोटे द्वीपीय देशों की पहल पर लाया गया। हालांकि ज़्यादा कुछ इसमें पॉजिटिविटी दिखी नहीं है, क्योंकि भारत ने मतदान किया नहीं है। भारत ने मतदान में अनुपस्थित रहा, क्योंकि उसका मानना है कि जलवायु परिवर्तन पूरी तरीके से UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के तहत होने चाहिए। तो भारत का मानना है कि जो भी समझौते कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो वो UNFCCC के तहत करो। और भारत ने ये भी बोला है कि क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त शब्द पूरी तरीके से अनुपस्थित रहा, क्योंकि हमारा मानना है कि जो देश सक्षम हैं, जो विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों की मदद करें। इसमें एक क्लाइमेट फंड की बात भी की थी कि वो देश जो विकसित हैं वो विकासशील देशों की हेल्प करें, क्योंकि विकसित देश वो बन चुके हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन किया, उनकी वजह से तो क्लाइमेट में समस्याएं हैं इतनी ज़्यादा, ठीक है। अब वो तो सक्षम हो चुके हैं, अब जो सक्षम नहीं है तो उन पर ये सारी चीज़ें थोपी ना जाए। और प्रस्ताव राष्ट्रों से आह्वान करता है कि वैश्विक तापमान, ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान सीमित करने का जो प्रयास किया गया था पेरिस क्लाइमेट में, आई थिंक ये 2014 के आसपास जो समिट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट समझौता जो हुआ था, उसमें डिसाइड किया गया था कि 1.5% वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमित रखेंगे टेम्परेचर, वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखने की बात की गई थी, ठीक है। और नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की बात की गई है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम की जाए, तभी तो कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, अगला है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये क्या है, कंटेंट है ये कि जो UAE है वो OPEC और OPEC प्लस, ये 2 संगठन है, OPEC और OPEC प्लस, दोनों से बाहर निकल गया ये UAE। क्यों भाई बाहर क्यों निकल गया? वो इसलिए निकल गया क्योंकि आपको पता है कि UAE के पास दुनिया का 6वां सबसे बड़ा तेल भंडार है। यहाँ देखो, UAE के पास दुनिया का 6वां सबसे बड़ा तेल भंडार है। उसका लक्ष्य है कि 2027 तक अपनी उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन को तक बढ़ाएंगे, ठीक है। इतना बैरल बढ़ाने की बात कर रहा था, इतना बढ़ाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि OPEC और ये OPEC प्लस, इनके खुद के भी कुछ एजेंडे हैं, खुद की भी कुछ बातें हैं, कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो तेल का उत्पादन कितना होगा कितना नहीं होगा ये डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि तेल की कीमतों को स्थिर किया जा सके,
ऐसा ना हो कि पता चले कि यूएई ने तेल का उत्पादन बहुत ज़्यादा कर रखा है, यूएई की कीमतें कुछ और होंगी तेल की, इनकी कीमतें कुछ और होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने संगठन बना लिए थे। जो ऑयल निर्यातक देश हैं उन्होंने संगठन बना लिए, ओपेक है, ओपेक प्लस है, इस तरीके से। तो होता क्या है कि यूएई इसका मेंबर था, इनका ओपेक और ओपेक प्लस का। अब इनका जब तक मेंबर रहेगा तब तक इनके नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए यूएई ने इन दोनों से हट गया, ना तो ओपेक का रहा ना ओपेक प्लस का रहा। ठीक है, यहाँ देखो, ओपेक प्लस के नियमों के तहत उसका उत्पादन कोटा कम था, जिससे उसकी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा था। ठीक है, यहाँ देखो ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में बताया गया है कि पहले ओपेक का जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा था, लेकिन अब ओपेक का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, वियना। याद रखना ये। यहाँ देखो, ओपेक की स्थापना कब हुई थी, 1960 1960 में, बगदाद सम्मेलन में सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और वेनेजुएला ने की थी। मुख्यालय जेनेवा रखा था पहले, और 1965 में ये वियना इसका स्थानांतरित कर दिया गया। अब यूएई के निकलने के बाद ओपेक में मेंबर कितने रह गए हैं, 11। ठीक है, तो ये याद रखना कि ओपेक में अब जो मेंबर्स हैं वो 11 रह गए हैं। दूसरी ओर अगर ओपेक प्लस की बात करें तो 2016 में बना था ओपेक प्लस। ठीक है, सबसे पुराना यही है ओपेक, और ओपेक प्लस ये 2016 में बना है। एक अनौपचारिक संगठन है ये ओपेक प्लस। ठीक है, तो ओपेक प्लस में कौन है, तो इसमें ओपेक के सदस्य देशों के साथ साथ ओपेक के मेंबर तो हैं ही, कितने, 11 मेंबर तो ओपेक के हैं ही, प्लस 10 गैर ओपेक प्रमुख तेल उत्पादक देश भी हैं। 10 गैर ओपेक मेंबर भी हैं। तो कुल मिलाकर जो है हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग 21 मेंबर हैं। ठीक है, ओपेक प्लस में। अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026। 30 अप्रैल 2026 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 3 मई को। तो यहाँ पर 3 मई के उपलक्ष्य में पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था, एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो यही संस्था है जो कि पेरिस की है, ये पेरिस स्थित एक गैर सरकारी संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये जारी करता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, और इसने इस बार जारी किया 24वां संस्करण है इसका, 24वां। कौन से नंबर का, 24वें नंबर का। ठीक है, और किन आधारों पर, तो पत्रकारों और मीडिया को कितनी आज़ादी है, ठीक है, कितनी स्वतंत्रता दी गई है किसी भी देश में, तो उन आधारों पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कुल मिलाकर 180 देश और क्षेत्र लिए गए हैं, उनको रैंक दी गई है। और यहाँ देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति किसकी है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र, मीना, ये याद आ रहा, ये पीछे बात कर चुके थे हम लोग इसकी। ठीक है, द मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सबसे खराब स्थिति है प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। वहीं अगर बात करें कि अब कंटिन्यू अपना दबदबा कायम रखा हुआ है यूरोपीय देशों ने, जिसमें नॉर्वे टॉप पर है, 10वें वर्ष लगातार 10वें वर्ष नॉर्वे टॉप पर है। सेकंड नंबर पे आता है आपका नीदरलैंड, और तीसरे नंबर पे आता है इस्टोनिया। ठीक है, और डेनमार्क। तो नॉर्वे, नीदरलैंड, इस्टोनिया और डेनमार्क। ठीक है, आखिरी पर कौन है, तो आखिरी पर इरिट्रिया है, लगातार तीसरे वर्ष। इरिट्रिया कंटिन्यू तीसरे वर्ष लास्ट पर ही है ये। इरिट्रिया कहाँ पड़ता है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आप पढ़ोगे, 4 देश हैं, इरिट्रिया, सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया। ये 4 कंट्री हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज माने जाते हैं, बोले जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें इरिट्रिया ये लास्ट पर है। इसके बाद ये 179 पे उत्तरी कोरिया है।
भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की जो 2026 की जो रैंक है वो है 157। ठीक है, पिछली रैंक भारत की 151 थी। कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं कि भारत की रैंक कैसी हुई है, ख़राब हुई है, अच्छी हुई है। तो यहाँ पे भारत की रैंक कैसी हुई है, ख़राब हुई है, 157 में पहुँच खराब। गया ना। अगला देखो, कुल मिलाकर 6 स्थानों की गिरावट आई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना के ये स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है एग्ज़ाम में। दोनों बातें याद रखनी है कि भारत की रैंक जो है वो ऐसे स्टेटमेंट बना देगा कि भारत की रैंक जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बहुत अच्छी हुई है। स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो क्या बताओगे, गलत। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट। भाई कौन सा देश सबसे ज़्यादा अपने सैन्य खर्चे सबसे ज़्यादा किस देश के हैं, ये रिपोर्ट बताती है। सिपरी की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने जारी की है ये रिपोर्ट जो वैश्विक सैन्य खर्च बताता है। और 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च लगभग 2887 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखो, रिपोर्ट के अनुसार 2025 में विश्व के 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश हैं। सबसे ज़्यादा सेना पे खर्च करते हैं 5 देश ये, अमेरिका, फिर चाइना, उसके बाद रशिया, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद भारत। कुल मिलाकर भारत कौन से नंबर पे आ रहा, 5वें नंबर पे आ रहा। देखो ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे जर्मनी, और यहाँ पर भारत जो है 5वें नंबर पे आता है, 5th नंबर पे सैन्य खर्च के मामले में। यहाँ देखो, सैन्य खर्च में यूएस की हिस्सेदारी 33%। अब इन सब की याद रखने की जरूरत नहीं है कितनी परसेंट हिस्सेदारी है विश्व सैन्य खर्च में। अमेरिका की तो 33% है, भारत की कितनी है, 3.2%। ठीक है, अब बात करते हैं द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब ये केवल एशिया की यूनिवर्सिटी की ही बात करेंगे। अभी हम लोगों ने जो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात की थी, याद है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बताओ टॉप पे कौन था, MIT USA। MIT। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे एशिया की बात करेंगे तो एशिया की यूनिवर्सिटी ही होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 की एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 128 विश्वविद्यालय शामिल हैं। कितने, 128, जो संख्या के हिसाब से एशिया में शीर्ष स्थान पर। तो सबसे ज़्यादा भारत के शामिल हैं, सेकंड नंबर पे जापान के, तीसरे नंबर पे तुर्की। ठीक है, अगर हम बात करें कि टॉप विश्वविद्यालयों की, तो टॉप विश्वविद्यालय में त्सिंग हुआ यूनिवर्सिटी चाइना की है, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर की है। तो 3 टॉप यूनिवर्सिटी हैं। पहली चाइना की, दूसरी यूनिवर्सिटी भी चाइना की ही है। लेकिन अब बात करें भारतीय विश्वविद्यालयों की, तो भारतीय विश्वविद्यालय में आप देखोगे 43 नंबर पर, 43 नंबर पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और संविदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, ये 128वें नंबर पे है। तो आप ये याद रख सकते हो 43 नंबर पे कौन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये है। ठीक है, अब बात करते हैं वैश्विक पवन रिपोर्ट। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2026, ये रिपोर्ट बताती है कि किस देश की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है। ठीक है, यहाँ देखो, कुल वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 1.3 टेरावाट वैश्विक क्षमता है। या ये इसको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 1299 गीगावाट तक लगभग, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लो। और यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो इसकी है, किस देश की, चाइना की। और सेकंड नंबर पे आता है अमेरिका।
पवन ऊर्जा क्षमता में सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है। तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी कुल स्थापित क्षमता में, और चौथे नंबर पे आता है भारत। भारत कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे, ये आपको याद रखना है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 31 मई 2026 तक लगभग 56.81 गीगावाट के स्तर तक पहुंच गई है। 2025 में नई पवन ऊर्जा स्थापना के संदर्भ में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पे है। पवन ऊर्जा स्थापना के संदर्भ की बात करें, ठीक है, ये तो बात कर रहे थे स्थापित क्षमता के आधार पर, क्योंकि कुल स्थापित क्षमता के आधार पर भारत चौथे नंबर पे आ रहा। और यहाँ पर नई पवन ऊर्जा स्थापना के संदर्भ में चाइना, अमेरिका और भारत यहाँ तीसरे नंबर पे 25 में, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है ये 26 की रिपोर्ट है, तो यहाँ पर भारत जो है वो कौन से नंबर पे है? भारत जो है यहाँ पर चौथे नंबर पे है स्थापित क्षमता में, और यहाँ पर भारत 2025 में तीसरे नंबर पे। भारत विश्व के कुल नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर चीन और अमेरिका के बाद। और पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे नंबर पे। दोनों बातें याद रखना, क्षमता के मामले में तो ये चौथे नंबर पर है, ठीक है, और स्थापना के मामले में तीसरे नंबर पर है। स्थापित क्षमता के मामले में तीसरे नंबर पर, और स्थापित क्षमता में, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में ये चौथे नंबर पर है। और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे नंबर पर है, सोलर एनर्जी में, ठीक है, इसमें चाइना अमेरिका के बाद। अब बात करते हैं वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, तो EIU जारी करता है ये लोकतंत्र सूचकांक, और इस लोकतंत्र सूचकांक में आप देखोगे टॉप पर कौन है? नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड और तीसरे पर डेनमार्क। तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, 3 याद रख लो, बहुत है, ठीक है। तो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। लास्ट पे कौन है? तो लास्ट पे अफगानिस्तान है, और इसके बाद कौन है? तो ये म्यांमार है, ठीक है। यहाँ देखो अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है अमेरिका का, इस रिपोर्ट में बताया गया है। जबकि भारत जो है, भारत की रैंक कितनी है? 47 लोकतंत्र सूचकांक में। भारत कौन से नंबर पे आ रहा? 47 नंबर पे आ रहा है 2025 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। 2024 में बात करें तो 41 पे था, ये 41 पे था, अब 47 पे पहुंच गया है। मतलब क्या है कि रैंक और ख़राब हो गई, ठीक है। अगला देखो, ये खैर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किसने किया है? अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन, एक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा ये जारी किया गया, और 14वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये। कौन से नंबर का? 14वें नंबर का। 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, 55, जिसमें आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका टॉप पर है, UK दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे फ्रांस आता है। भारत की बात करें तो भारत 43 नंबर पर ही है। 25 में भी भारत 43 नंबर पे था, 26 में भी भारत 43 नंबर पर ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2026, विश्व जल विकास रिपोर्ट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है तो इसको एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यूनेस्को, UN वाटर की ओर से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित ये रिपोर्ट है,
जिसकी थीम है क्या, सभी लोगों के लिए जल, समान अधिकार और अवसर। ठीक है, ये थीम है। इसमें उन्होंने बताया है कि कहाँ 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 पर जो है पानी के संग्रहण के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और किनको कैसे कैसे पानी की दिक्कतें हैं, ये सब बातें बताई गई हैं। ठीक है, ये देखो, जल की सुविधा से वंचित 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों में दूरस्थ और असुरक्षित स्रोतों से पानी लाने की जिम्मेदारी मुख्यतः महिलाओं और लड़कियों की होती है। ये सब रिपोर्ट में बताया गया है। लैंगिक अंतराल का समापन SDG 5 आता है, IDG 6 जल सुरक्षा, ये सारी बातें बताई गई हैं, तो इसको देख लेना। अगला देखो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, आतंकवाद सूचकांक। आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो जारी करता है कौन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये ऑस्ट्रेलियाई का, सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है ये, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसने जारी की है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सर्वाधिक प्रभावित देश कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा प्रभावित देश, आतंकवाद से प्रभावित देश है पाकिस्तान। यहाँ देखो, सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे आता है बुर्किना फासो, तीसरे नंबर पे आता है नाइजर। और पाकिस्तान पहली बार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले नंबर पे आया है। दक्षिण एशिया की बात करें तो 2016 से लगातार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो आप दक्षिण एशिया बताओगे, देश की बात करें तो पाकिस्तान बताओगे। और सबसे ज़्यादा सुधार देखने को मिला है कहाँ पर, तो चौथे बार सुधार देखा गया है अफगानिस्तान में। ठीक है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। ठीक है, पहले कौन सा था, पहले नंबर था 14वां। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सुधार देखने को मिला है कि पहले आतंकवाद सूचकांक में भारत 14वें नंबर पे था, अब भारत आ गया है 13वें नंबर पर 2026 की इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 2026 खुशहाली सूचकांक, यहाँ देखो, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाते हैं, 20 मार्च को। तो टेररिज्म में तो सुधार नहीं हुआ है ना भारत का, किसमें, ये टेररिज्म वाले में। टेररिज्म वाले में पहले, पहले अच्छा हाँ 14 था, 13 हो गया, अच्छा मतलब हाँ हाँ, और खराब हो गया। ठीक है, नीचे जा रहे हैं। हाँ हाँ, खराब हो गया, रैंकिंग खराब हो गई है भारत की। ठीक है, तो कुल मिलाकर रैंकिंग खराब हो गई है आतंकवाद सूचकांक में। पहले था कितना, पहले था 14, अब 13 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में, यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप और संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा साझेदारी से प्रकाशित की जाती है। और कुल मिलाकर ये 14वां संस्करण था। 147 देश इसमें लिए गए हैं और इसका जो विषय था वो था खुशहाली और सोशल मीडिया। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विषय था क्या, खुशहाली और सोशल मीडिया। फिनलैंड को लगातार 9वें वर्ष विश्व के सबसे खुशहाल देशों में रखा गया है, 9वें वर्ष लगातार। और अफगानिस्तान लगातार निचले पायदान पर है। ठीक है, अफगानिस्तान निचले पायदान पर है और फिनलैंड टॉप पर है। तो यहाँ देखो, फिनलैंड पहले नंबर पर, आइसलैंड दूसरे नंबर पर, डेनमार्क तीसरे नंबर पर, कोस्टा रिका चौथे नंबर पर। ठीक है, दुखी देश की बात करें तो भाई कौन दुखी देश है, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा दुखी है। सियरा लियोन सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत का स्कोर 147 देशों में 116वें नंबर पे आता है भारत। 25 में भारत जो था वो 118वें नंबर पे था। ठीक है, अब भारत जो है 116वें नंबर पे आ गया है। तो रैंक में सुधार हुआ है या खराब हुई है, सुधार हुआ। सुधार हुआ है। ठीक है, विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन जो है वो कार्कावेलोस, कैस्काइस, पुर्तगाल में हुआ है विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन। ठीक है, शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण था ये। थीम थी इसकी काइंडनेस फॉर ए हैप्पी लाइफ, काइंडनेस फॉर ए हैप्पी लाइफ।
ठीक है। और जो इससे पहले जो समिट हुआ था 2025 में, प्रसन्नता सम्मेलन, वो मियामी में हुआ था, अमेरिका में। ठीक है, अगला देखो। सर, आतंकवाद में भारत का जो हुआ है 13 है इस बार, उसमें तो सुधार ही हुआ है पिछली बार से। तो वो जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना आतंकवाद के खिलाफ, मतलब आतंकवाद के करीब जाएंगे ना, इसलिए। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान था ना जैसे पहले सर भारत उसमें का। देखिए अफगानिस्तान का लिखा है, अफगानिस्तान के हालात में लगातार चौथे और सुधार देखा गया है। यह 10 देशों की सूची से बाहर 11वां स्थान हो गया है। मतलब जितना रैंक इसमें दूर जाएगा उतना सुधरेंगे। हाँ, तो पिछली बार 14वें नंबर पे था, अब 13वें नंबर पे आ गया ना। चलो ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हुआ, इसके आगे हम लोग करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल करेंगे क्वेश्चंस।